सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो 5 मनोनीत सदस्य होंगे, इनको लेकर बीजेपी का उत्साह बढ़ा हुआ है जम्मू कश्मीर को लेकर। नहीं चित्रा जी, मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का उत्साह और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह तो हमेशा आसमान छू रहा होता है। और वाकई एक उमंग, एक उत्साह की लहर तो है ही, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि दोनों प्रदेशों में हम जीतने वाले हैं। इसलिए हम लोग कम से कम उमंग रखते हैं, आशा रखते हैं। हम लोग निराशावादी नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरह, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह। आपने मनोनयन की बात करी, मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूं। ये चित्रा जी कुछ ऐसी बात हो गई कि चचा की, अगर चची की मूछें होती तो चचा कहलाती। तो आप मुझे ये बताइए, क्या मनोनयन कर दिया है एलजी जी ने? अभी तो किया नहीं है, तो इस पे हम चर्चा क्यों करेंगे। दूसरी बात, हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें खुद में पूर्ण बहुमत से ज्यादा आने वाली हैं, तो फर्क नहीं पड़ता मनोनयन हो या नहीं हो। तीसरी जो बड़ी बात है, जो संवैधानिक बात मैं करना चाह रहा हूं, क्या मनोनयन करना ये संविधान के विपरीत है? और अगर संविधान को संशोधित करके ऐसा प्रावधान है, तो कोई भी पद अधिकारी जो संवैधानिक पद पे बैठा है, एलजी साहब है, अगर अपने जो ताकत है क्षेत्र अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो किसी को आपत्ति क्यों? और अंत में एक बात और आती है, आप बताइए, क्या कहीं संविधान में ये लिखा है या जो कानून है कि आप मनोनयन चुनाव के परिणाम आने से पहले नहीं कर सकते? ये मैं विधिक तौर पे कह रहा हूं, राजनीतिक तौर पे नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, क्या वो इन संवैधानिक प्रश्नों का भी उत्तर देंगे? आप एडवोकेट नीलोफर मसूद जी, आप इसका जवाब दीजिए। आप लोगों को डर इस बात का क्यों है कि जो 5 मनोनीत सदस्य हैं, इसको लेकर एलजी या फिर बीजेपी कोई बड़ा खेला कर सकती है जम्मू कश्मीर में? देखिए, मुझे लगता है आज एलजी के पास एक मौका है जहां ये साबित करे कि वो वाकई में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। तो अच्छा होता कि अगर ये एक लिस्ट जो है हर एक पार्टी से मांगते, ताकि उनमें फिर सिलेक्शन हो जाता कौन उसके काबिल है जिनको आप असेंबली में ले रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हमें पहले ही लग रहा है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को आप विधानसभा में ले आ रहे हैं, जहां पर वो आप जो अपनी गिनती है 5 के बाद स्टार्ट करेंगे। तो इसमें तो एक वो प्रॉक्सी स्टेट ऑफ अफेयर्स में लग रहा है कि कोई सेफ नहीं है। यहाँ के लोग जिनको रिप्रेजेंट करेंगे वो सिलेक्टेड लोग होंगे, वो इलेक्टेड नहीं होंगे। तो बेहतर होता कि अगर हर एक पार्टी से एक लिस्ट ले लिया जाता, ताकि हर एक ऐसे लोग जो हर एक जाति और जो भी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है उसके हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये साबित हो रहा है कि जो हमारे माननीय एलजी साहब है, उन्होंने तो किसी से कोई सलाह यहाँ पर की नहीं। बिना सलाह के ही वो अपने सेंटर के लोगों को जो बैठे हुए हैं वहां पर, उनको खुश करने के लिए बिफोर द रिजल्ट्स आर अनाउंस अपने लोगों को लाना चाहते हैं। ठीक है, मैं हरियाणा पे लौटूंगी, लेकिन थोड़ी देर इस पर बातचीत करती हूँ। मुझे लगता है विनोद जी आप एक टिप्पणी कर दे, और उसके बाद हरियाणा पर जब आएंगे तो मैं प्रतीक सोम जी आपके पास आऊंगी। आशुतोष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, बड़ा ये सवाल है, देखिए एलजी के क्षेत्राधिकार का ये विषय है, और अभी तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े भी अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के, तो वहां तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए एक सहज स्थिति है, लेकिन एक डर और बेचैनी भी महसूस हो रही है इन पार्टियों को। क्या समझ में आ रहा है, ये 5 जो मनोनीत हैं, या खेल बिगाड़ सकते हैं क्या? देखिए, अगर इस असेंबली में क्लियर कट मेजोरिटी मिल जाती है किसी को, तब तो ये झंझट नहीं रहेगा, वो 5 मनोनीत करें या ना करें। लेकिन अगर हंग असेंबली होती है, त्रिशंकु विधानसभा होती है, और उसके बाद रस्साकसी होती है बहुमत के आंकड़ा छूने के लिए, तब इन 5 का बड़ा महत्व होगा, क्योंकि उनको वोटिंग राइट है, मतदान का अधिकार है, वो पूरी तरह से उनको सारे अधिकार हैं। पहले भी मनोनीत सदस्य होते थे, लेकिन 3 होते थे वो, और वो उस वक्त जब पूर्ण राज्य था जम्मू कश्मीर, तो वो जो उस समय वहां का मंत्रिमंडल था उसकी संस्तुति पर राज्यपाल करते थे। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा हटने के बाद जो कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो जेएनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास हुआ पार्लियामेंट में, उसमें ये 5 नंबर संख्या 5 कर दी गई, और ये अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार को दे दिया गया। केंद्र सरकार का मतलब उपराज्यपाल के जरिए जो है मनोनयन का अधिकार उनको हो गया। अब संवैधानिक तौर पर गौरव जी ठीक कह रहे हैं कि भाई वो उपराज्यपाल का क्षेत्राधिकार है, उसमें कोई किसी तरह का वो नहीं है। लेकिन यह है कि अगर मान लीजिए हंग असेंबली होती है और कश्मीर के जनादेश को लेकर के कोई इस तरह की स्थिति पैदा होती है कि वहां
5 नॉमिनेटेड के जरिए बिल्कुल सरकार बना लेती है बीजेपी, तो निश्चित रूप से इसका ये माना जाएगा कि ये इस प्रावधान का एक उपयोग भारतीय जनता पार्टी के हक में किया गया है, ये ऐसा मैसेज जाएगा। मुझे लगता है कश्मीर जितना संवेदनशील राज्य है, वहां इस तरह की कोशिश किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1987 का अनुभव हमारे सामने है, जब सलाउद्दीन को हरा दिया गया था और आज वो सलाउद्दीन पूरे भारत के लिए नासूर बन के बैठा हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की भावनाएं लोगों की, उनका सम्मान केंद्र सरकार भी करे, दूसरी पार्टियां भी करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करे, कांग्रेस पार्टी भी करे, क्योंकि ये देश हित में है। देश में जम्मू कश्मीर के का जो जनादेश आए उसका सम्मान सभी उसका जनादेश जो भी आए उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो निर्मल सिंह जी मानकर बैठे हुए हैं कि हमारी 36 के आसपास सीटें आएंगी और उसके बाद निर्दलियों के समर्थन से हम बना लेंगे सरकार। आशुतोष जी, एक आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद में फिर मैं हरियाणा के मुद्दे पर लौटूंगी। यहाँ पर जो निर्दलीय हैं उनकी भी भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है। खबर आई कि कांग्रेस पार्टी के नेता इंजीनियर रशीद से अब अपने ताल्लुकात बढ़ाने लगे हैं। दूसरी तरफ जानकारी आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की ओर से अब कहा जा रहा है कि पीडीपी भी हमारे साथ है, कश्मीर की तरक्की की राह में ये सारी पार्टियां साथ में आगे बढ़े। तो क्या समझ में आ रहा है आशुतोष जी? देखिए चित्रा जी, 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ है, उससे भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। बिल्कुल। जो तमाम तरीके के लोग तमाम तरीके के संदेह कर रहे थे, आशंकाएं जता रही थी कि भाई जम्मू कश्मीर तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है और कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर चुनाव नहीं हो सकता, वहां लोगों के मताधिकार का हनन किया जा रहा है। तो उन सारी आशंकाओं को भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने निर्मूल साबित किया है। जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पे वोट पड़ा है, उससे इस बात की को बल मिलता है कि कश्मीर के लोग भारत के साथ हैं और वो भारत की चुनावी प्रक्रिया में उनको विश्वास है। इस संदर्भ के अंदर जो हमें अब जो नतीजे इसके आ रहे हैं, उस नतीजे में अगर जरा सी भी हेरफेर करने की कोशिश की जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत गलत मैसेज, बड़ा गलत संदेश जाएगा। क्योंकि कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, जैसा कि विनोद जी ने कहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिलती हैं और सरकार बनाती है तो वेल एंड गुड, उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए। और अगर उनको नहीं मिलता है तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके से तोड़फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और यह बात नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी पर भी उसी तरीके से लागू होती जैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना यह है कि एक बार असेंबली का गठन हो जाए, असेंबली के गठन में जिसकी भी सरकार बने, जो भी सरकार बनाने की स्थिति में सरकार बना ले, उसके बाद उनकी सिफारिश में राज्यपाल को 5 लोगों का मनोनयन करना चाहिए। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, लेकिन अगर जो दिल्ली के अंदर हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में जिस तरीके से करने की कोशिश की गई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लंबी चौड़ी डांट फटकार लगाई और कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, या जिस तरीके से चंडीगढ़ में करने की कोशिश की गई, तो उसका चंडीगढ़ और ये दिल्ली तो जो है वो एक ऐसा मामला है जिसके इंटरनेशनल रिपरकशंस नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में छोटी सी भी खबर एक बहुत बड़ी खबर बनेगी और ग्लोबल लेवल पे भारत को उसका नुकसान हो सकता है। जो बहुत अच्छी प्रेस्टीज, बहुत अच्छी समझ पूरी दुनिया में हुई है कि धारा 370 हटाने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में आप स्वच्छ साफ सुथरे चुनाव करा सकते हैं। चुनाव हुए, लोगों ने हिस्सा लिया है, उससे भारत का मान बढ़ा, उस पर कमी नहीं आनी चाहिए। और ये बड़ी बात है कि 30 सालों में जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है जब वहां पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान नहीं हुआ और लंबी लंबी कतारों में लोग शामिल होकर वहां पर चुनाव का हिस्सा बनते हुए नजर आए। आप अपनी टिप्पणी कर दें, उसके बाद मैं एक बहुत छोटी सी उदाहरण देना चाहूंगा। 2003 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, तब त्रिशंकु विधानसभा आई थी और स्थिति ये थी कि राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता था, कि कोई सरकार बनने की जरूरत नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष थी, उनको संदेश भिजवाया कि आप पीडीपी के साथ समझौता करके सरकार बनाइए, देश हित में जरूरी है। और तब पीडीपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और सरकार बनी। तो कई बार बड़े फैसले बड़े नेताओं को इस तरह लेने पड़ते हैं देश के हित में। ये मेरा कहने का मतलब है कि कश्मीर में सरकार बनाना ज्यादा जरूरी है, कश्मीर के जनादेश का सम्मान। मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ गौरव भाटिया जी, आप बोल लीजिए, फिर नीलोफर जी के पास में जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि कश्मीर के जनादेश का सम्मान करना ये सर्वोपरि होना चाहिए क्योंकि दुनिया की निगाह कश्मीर पर रहती है। गौरव भाटिया जी। देखिए, विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही और मैं पूर्णतः उससे सहमत हूं। उन्होंने कहा जनादेश का सम्मान होना चाहिए। और विनोद जी जानते हैं कि उनका जो अपना अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और कभी कभी चुनाव हारती भी, लेकिन हम लोग जनादेश का सम्मान हमेशा करते हैं विनोद जी। और हम लोग कहते हैं कि हम सराखों पे रखते हैं जो जनता का फैसला है। लेकिन ये जनादेश का सम्मान होता है क्या
जब कांग्रेस हारती है तो कहती है ईवीएम खराब है। ये तो जनादेश का सम्मान नहीं होता है। तो जनादेश का सम्मान आपको करना है तो हमेशा करना होगा, ये प्रतिबद्धता है। दूसरी बात, जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, और अभी आशुतोष जी बता रहे थे कि भारत की साख बढ़ी है, और ये तब बढ़ी है कि जो 70 साल में नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को संशोधित करके दिखाया। तो जब आप कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है और तेलंगाना जीत जाते हैं तो लोकतंत्र जिंदा है, हिमाचल जीत जाते हैं तो लोकतंत्र जिंदा है, ऐसी प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए इफ एंड बट वाली। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं उनसे इतना ही कहूंगा, लिस्ट मांगी जानी चाहिए, वो कह रही हैं। अभी तो ये ऐसा कुछ मेरी तो समझ में है नहीं कि कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात बताइए, इनकी लिस्ट में होगा कौन? इनकी लिस्ट में तो आतंकी होंगे। आतंकियों को ये अपना सब कुछ मानते हैं। पत्थरबाज होंगे जो हमारी सेना पे पत्थर चलाते हैं, जो उपद्रवी हैं वो होंगे, क्योंकि इनके नेताओं ने कहा है। बीच में नहीं चित्रा जी, बीच में ना। नीलोफर जी मैं आ रही हूँ, आपकी बात उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद में आ रही हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ नीलोफर जी, मैं आ रही हूँ, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ बोलिए। धन्यवाद। देखिए, इनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि ये बहाल करेंगे अनुच्छेद 370 को। कांग्रेस इनका साथी है। सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है जो संशोधन हुआ वो संवैधानिक था अनुच्छेद 370 में। तो आज कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये लोग खड़े कहां हैं? ये तो भारत के विरोध में खड़े हैं, सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के विरोध में खड़े हैं। क्या ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? ठीक है नीलोफर जी, आप जवाब दे दीजिए उनकी बातों पर। देखिए गौरव जी, आपको पता होना चाहिए आप किस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने अपनी जानें जो है निछावर की है हजारों में। यहाँ पर इनके वर्कर्स है जिन्होंने अपनी जानें निछावर की है। आज आप उनको देशद्रोही कह रहे हैं। ये बहुत ही कंडेमनेबल और ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है जो आप इस वक्त कह रहे हैं। आपको सम्मान करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें जो है इस देश के लिए न्यौछावर की हुई है। नंबर 1। नंबर 2, जो एलजी साहब है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को उनको अपॉइंट नहीं करना है, किसी को उनको सिलेक्ट नहीं करना है, एक स्टेटमेंट आनी चाहिए एलजी साहब से कि भाई नहीं, कल को जो असेंबली आएगी उन्हीं का अधिकार होगा, वो चुनेंगे 5 लोगों को। अगर वह भी नहीं है तो फिर आप सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक मीटिंग बुलाइए, उससे क्या आपकी लिस्ट पर कौन है। आप ये नहीं कह सकते पत्थरबाज होंगे, आतंकवादी होंगे, उनका समर्थन कौन करता आया है, क्या करता आया है, वो हम सबको पता है। आप ये मत बोलिए, किसी पर आप निशाना नहीं ताके। और दूसरी बात, रिगिंग, इस चीज को पॉलिटिकल रिगिंग कहेंगे जब आप अपने 5 लोगों को लाकर अपनी गिनती 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको लगता है, अच्छी तरह मालूम है कि आप बहुमत में आ नहीं सकते। अब दूसरों को प्रेशराइज करने के लिए और उस बहुमत को गलत तरीके से, रिगिंग के तरीके से, पॉलिटिकल रिगिंग के तरीके से उनको लाकर आप यहाँ पर किसी भी तरीके से हुकूमत बनाना चाहते हो। दूसरी चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने यहाँ पर फॉरेन एनवाई को लाया, उनको ये कहा फ्री और फेयर इलेक्शंस हो गए। यहाँ पर आप उनको क्या कहेंगे उस वक्त? और देश से बाहर रहने वाले लोगों को कौन सा मुंह दिखाएंगे? हम ये कहेंगे कि हमने बल्कि सिलेक्शन यहाँ पर किया। आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए। जो लोग आज जी, वो तो देश की संसद में भी कुछ लोगों का मनोनयन होता है। ठीक है।